असम के बाद अब बंगाल में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। बंगाल ऐसे भी सेंसिटिव है और ये भी है कि 90 लाख से अधिक वोट वहां पर काटे जा चुके हैं। दीदी ये कह रही हैं कि एसआईआर का इस्तेमाल करके हमारे जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। वो इलाका आपको पता ही होगा जहां एक मस्जिद बनाने के नाम पर बहुत बवाल काटा गया था। उस इलाके में सबसे ज्यादा मुसलमानों के वोट काटे गए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हर वो जगह जहां से ममता दीदी जीतती हैं या ममता प्रभावित है या वो इलाका जहां जो ममता दीदी को सपोर्ट करता है, उन सभी इलाकों में मुसलमानों के वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जा रहे हैं। अब ये बात तो सबको पता है कि बंगाल के मुसलमान जो है वो टीएमसी को सपोर्ट करेंगे, ममता को वोट देंगे। इसीलिए ममता बार बार ये आरोप लगा रही है कि मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंगाल में आए दिन देखने को मिलती है। बंगाल की राजनीति में एक तरीके का आग जो है वो अब धधक रहा है। जब तक चुनाव होंगे तब तक ये आग कितना और ज़्यादा जलेगा या कितना और ज़्यादा इसमें जान फुकाएगा वो तो देखना होगा। फिलहाल हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं, एक महिला हैं जो दिल्ली में आकर दिल्ली की सत्ता को हिला देती हैं। कभी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच जाती हैं, वहां पर जाकर अपनी बात रख देती हैं। कभी सरकार को सीधे सीधे जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं। ये कहती हैं कि तुम बंगाल आओ, हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरीके से एक महिला राजनीति में ना सिर्फ बोल रही है बल्कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बंगाल जीतना भाजपा के लिए कितना मुश्किल है ये बात दिखती है जमीन पर। हर जगह जब भी चुनाव के लिए जाते हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि इनको पता है कि ये जीत जाएंगे, लेकिन बंगाल में वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है भाजपा को। और इसीलिए ये जो एसआईआर में 90 लाख से अधिक वोटर्स के नाम काटे गए, ये सब कुछ एक तरीके से बैक डोर से कहीं ना कहीं टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वेलकम पल्लवी। और जो है बंगाल पर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप मीडिया हाउस में बंगाल पर डिबेट करें और आपको डेली बंगाल पर डिबेट करनी चाहिए। आप चूँकि एक महिला हैं, निष्पक्ष आपका मीडिया हाउस है, तो अब इस देश की सबसे निष्पक्ष और बेहतरीन उस सिस्टम से लड़ने वाली महिला, सौभाग्य हम लोगों का कि उस ममता के पास बागडोर है बंगाल की। और जो आप कह रही हैं सर, बिहार में गए, अभी आप देख रही हैं वहाँ, आप जो असम में देख रही हैं, जहाँ जहाँ इनकी रूलिंग पार्टी है, उत्तराखंड में देखी, यहाँ देखी, यूपी के अंदर, तो अपने हिसाब से इनकी मशीनरी जो इच्छा होती है कर लेते हैं। वो काम ये बंगाल में कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके पहले कि मैं किसी पर उसके पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता लगे रहते हैं। नाम काट रहा है, किसका काट रहा है? लगेंगे, लेकिन यह आपको बता दें कि यह देश का धोखेबाज जो धूर्त प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल धूर्त प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल में प्राइम मिनिस्टर के साथ जोड़ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, तो ताकि ये कहीं अदालत में भी चलें तो मैं इनके धूर्तता की बात बता सकूं कि यह व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने गया है जो ईमानदारी की पराकाष्ठा पर है और ये अपनी बेईमानी की रसातल में डूबा हुआ है। कह रहे हैं कि ममता वो व्यक्तित्व हैं जो अपनी सैलरी तक नहीं लेती हैं। और वो हम बता रहे हैं आपको। ये इसने जब 21 के चुनाव में मैं जागरण का इनका फ्रंट देखा था नरेंद्र मोदी का, उसमें लिखा था कि बंगाल में लूट तंत्र कायम है, लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र कायम है। ये फ्रंट का अप्रैल 2021 की बात बता रहा हूं, जब चुनाव हो रहा था और लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय 12 लाख की एक सभाओं के साथ जब हम लोगों को घर में नहीं निकलने दिया जा रहा था, तब ये धूर्त जो है, वहाँ कोरोना नहीं जा रहा था बंगाल के बाउंड्री में, 12 लाख की सभा के साथ, और जागरण ने छापा था। इतना बड़ा बेईमान और धूर्त आदमी, झूठ बोलने वाला एक भारत के प्राइम मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशनल चेयर पर बैठ के ऐसा झूठ बोलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसको आज इस डिबेट में इसके सच को रखूंगा सामने, सबके सामने रखूंगा, और झूठ यदि उसमें कुछ भी हुआ तो मैं फीडबैक की इंतजार करूंगा इस चैनल के माध्यम से। अब ये मैं बता दूं कि एक तरफ ममता है, एक तरफ एक ईमानदारी का जो कहा जाए कि सलाका पुरुष खड़ा है, महिला खड़ी है। और मैं कुछ अर्थों में चूँकि हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, रिसर्चर हूँ, तो मैंने देखा कि झांसी की रानी को मैं देखा नहीं था, किताबों में पढ़ता हूँ, और उसमें भी मैं सावरकर की पुस्तक में झांसी की रानी द फर्स्ट ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ा हूँ। तो झांसी की रानी का जो चित्रण और जो बखान उसमें लिखा है, मैं अपनी नज़र से ठीक ममता के अंदर देखता हूँ। अरे बाप रे! भी बिल्कुल
रानी लक्ष्मीबाई की तुलना आप हाँ, क्यों नहीं करेंगे? कर रहे उससे वो लड़ रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, और ये इस हिंदुस्तान के अंग्रेजों के खिलाफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रही हैं। ये कम है क्या उससे, इन सबों से? ये कम नहीं है। और जब ह्यूगरोज की सेना लगी थी झांसी के सामने, आपने छेड़ दिया तो मैं बता दूं, दुर्गा मंदिर था और ह्यूगरोज जो है अपनी सेना को लगा दिया था कि मंदिर के सामने कह दो ब्रिटिश सेना छुप जाए, जो हिंदुस्तानी ही थे। ब्रिटिश सेना छुप गई थी, और तब जो है महान तोपची गौस खां रानी का तोपची था, जो 19वीं सदी का दुनिया में उतना बेहतरीन कोई तोप ही नहीं चलाता था। रानी से कहा कि महारानी, सारी सेना ब्रिटिश सेना मंदिर, देवी माँ के मंदिर के पीछे जुटी है, कैसे मैं तोपखाना चलाऊं? रानी ने कहा कि अब क्या देखते हो, जब तुम्हारी रियासत जा रही है, मारो मंदिर को, मत देखो, अब तोपखाना चलाओ। तोपखाना उन्होंने अपना तोप दागा, मंदिर बच गया और अंग्रेजी सेना मारी गई। तो जो ह्यूगरोज लड़ रहा था बनारस से लेके झांसी तक, उसी तरह से उससे जरा सा कम नहीं है हिंदुस्तान के लिए। आप क्या समझती हैं? नफरत फैला दिया इसने, हिंदुस्तान की पूरी जागीर दौलत संपदा को दो आदमी मोदी और उसको अडानी अंबानी के नाम लिख दिया है। हिंदुस्तान बिलबिला रहे हैं लोग, वोट लुटवा लेता है, बक्से वोटिंग मशीन में जितने आरोप लगे सही गलत जो भी हुए सुनता ही नहीं जो आदमी। इसका चुनाव आयोग जो इच्छा होती है वो करता है। तो मैं विषयांतर होगा, मैं झांसी की रानी उनको कहा करता हूँ। झांसी की रानी, मैं वर्तमान युग का झांसी की रानी देखता हूँ ममता बनर्जी के अंदर। दूसरे एक तरफ 10,000 करोड़ की विमान से, 8,500 करोड़ की विमान से, कई करोड़ की गाड़ियों से, लाखों की घड़ी से, लाखों के चश्मे और पेन को लेके चलने वाला, गरीब किसान और मजदूरों की कमाई पर पलने वाला हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जंग के एक दिशा खड़ा होता है, और दूसरी दिशा में वह अपनी पुरानी गाड़ी और 12 लाख की सैलरी, जो पेंटिंग, टीचिंग और राइटिंग से जो रॉयल्टी आती है, 12 लाख अप्रॉक्सीमेट, हमने डिबेट में सुना खुले तौर पर कि 12 लाख रुपए में मेरा बहुत होता है, मेरा कोई है नहीं, जैसे ये है वैसे वो है, दो अपना खाती हैं। और उन्होंने बताया कि पिछले 30 बरस से मैंने सरकार का कुछ नहीं लिया। एक तरफ ऐसी ईमानदार देश की, सरकारी बंगले में भी नहीं रहे, और हाँ, और ऐसी ईमानदार एक महिला के साथ एक इस देश के लुटेरे, झूठ बोलने वाले, हिंसक व्यक्ति के साथ मुकाबला बंगाल के अंदर हो रहा है। मतलब एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जो ना तो किसी तरीके का पेंशन लेती हैं, ना ही किसी तरीके का सरकारी भत्ता लेती हैं, ना सरकारी आवास में रहती हैं। वो जो भी खर्च करती हैं वो अपनी लेखनी से, जो उनकी किताबें हैं, एक कुछ बंगला भाषा में, कुछ अंग्रेजी में उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो अलग अलग एग्जीबिशन। एक आदमी दर्जा 10 पास पारंपरिक रूप से विद्यालय में गया हुआ, 11 साल 12 साल की एज में जो भी घर छोड़ा हो, और एक आदमी रिनाउंड कॉलेज से एमए हिस्ट्री, एमए या ग्रेजुएशन हिस्ट्री में है, जिनको बहुत सारे लोगों से अच्छा इतिहास मालूम है, शायद हम लोगों से अच्छा, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं हिस्ट्री के, हमसे अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो मुकाबला हो रहा है, एक धूर्त से एक बेहतरीन व्यक्ति के बीच मुकाबला है, और ये ठग वहाँ पहुँचा हुआ है। इस ठग ने दूसरा बयान दिया, एक तो 21 का इसका बयान मैंने बताया, कहा कि बंगाल में लूट तंत्र कायम है। ये इनका शब्दावली नहीं है, प्रधानमंत्री की शब्दावली नहीं हो सकती। लूट तंत्र कायम है तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं। उस लूट तंत्र को पोस पाल कैसे रहे हैं? आपने संवाद क्यों नहीं, कौन सी नफरत है? आप संवाद करते कि यहाँ इस तरह का लूट तंत्र चल रहा है। अभी आपने 2 बयान अभी दिया है। एक तरफ बयान दिए हैं कि महिलाएं, बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। पूरे सुनने वाले चैनल के लोग बताएं कि क्या हिंदुस्तान की महिलाएं आज सुरक्षित हैं? हम छोड़ देते हैं, हम किसी पर, हम बिल्कुल छोड़ता हूं बंगाल के सीएम का नाम लेना, कि क्या देश की महिलाएं सुरक्षित हैं इस वक्त? कितनी गालियां, बलात्कार, हिंसा खुले सड़क पर हो रहा है और कुछ सरकार नहीं कर रही है। इस पाखंड, अंधविश्वास और फासिज्म के युग में महिला, दलित, मुसलमान, इन्हीं का तो दफन हो रहा है। अंधविश्वास पराकाष्ठा पर चल रहा है। एक बयान इनका रिसेंटली है महिलाओं के बारे में। मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, गोरखपुर से हम ये काम कर रहे हैं। मैं बंगाल भी गई हूँ, हालांकि कोई पॉलिटिकल कोई भी कार्यक्रम हमने वहाँ पर किया नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर मेरा जाना हुआ, वहाँ रुकना हुआ, तो मैंने ये बात महसूस की है कि जितनी आज़ादी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को महसूस होती है, उससे ज़्यादा बंगाल में महसूस होती है। रात के 11, 12, 1 बजे तक महिलाएं
बड़े आराम से सड़कों पर घूमती हैं, ना तो उनके कपड़ों को लेकर कोई कमेंट करता है और ना उनको लेकर कोई कमेंट करता है। तो ये बात जो मोदी जी ने कही वो पता नहीं किस आधार पर कही, मेरा अपना अनुभव ये है कि दर्जा 10 पास के आधार पर उन्होंने कहा है, उनको पता नहीं है, मेरा अनुभव बंगाल में ज्यादा अच्छा रहा है। उनको पता नहीं है पल्लवी कि नेशनलिज्म की पहली किरण और जो राष्ट्रवाद का पहला वैचारिक उदय जो है उसी बंगाल से हुआ था, और दर्जन भर नेशनलिस्ट महिलाएं पहली कतार में बंगाल की महिलाएं थीं, और किस तरीके का संघर्ष वहाँ चालू हुआ ये समझना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के समझने के मान का नहीं है। दूसरा, इन्होंने वहाँ पहुंचकर बयान दिया है कि हम जीत जाएंगे, असम में भी यही बयान दिया कि बंगाल और असम में जीत जाएंगे तो हम 500 का सिलेंडर देंगे। बाकी देश से क्या दुश्मनी है मोदी हाँ, जी? अब बाकी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बाकी लोगों से क्या दुश्मनी? सिलेंडर का विषय इन्हीं का विषय है, और बाकी देश में 1100 का बिक रहा है, ये केवल वहाँ 500 का सिलेंडर बेचेंगे। देखिए ये क्या संविधान इनकी जिह्वा में, ये संविधान की हत्या नहीं कर रहे हैं। अभी तो आपने दाम बढ़ाया। ये क्या संभव है? अभी इन्होंने 62 रुपए किया, वो हर जगह लगना है, और ये सभी जानता है, देश जानता है कि जब असम और बंगाल का चुनाव ओवर हो जाएगा तो महंगाई लोगों की चमड़ी खींच लेगी, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ कि संजोग ये है कि ममता ने बंगाल में पुरानी पेंशन अलाइव रखा है, वो अपने खजाने से दें चाहे जो दें, इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। नरेंद्र मोदी गुमराह करके लोगों को झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं और आगे बढ़ रहा हूं कि इनका शुभेंदु एक बहुत बड़ा हथियार है वहां, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है, जिसकी जांच ये नहीं करा रहे हैं। शुभेंदु सबसे बड़ा इनका वहां दहिनी बाहीं बना हुआ है। इसके बाद सारी टीम एक बरस से कौन कौन बंगाल गया है उसको हम बताते हैं। रामदेव गया है जेड श्रेणी सुरक्षा लेकर, किसान मजदूर की कमाई और लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा लेने वाला रामदेव गया था। क्या वहां बोल के आया था? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घुसपैठिए को भगाएंगे। एक बात, साथ साथ उस टीम में धीरेन्द्र शास्त्री गया था, उसी के आसपास, इसी के लिए गया था। बिहार भी गया था, चुनाव के पहले जाता है। ये सब इस देश को कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसका खामियाजा तो आप लोगों के सामने आना है। आप जितना भी अंधविश्वास पाखंड के लिए खजड़ी बजा लीजिए, आप मुसलमान को बाहर भगाना है और राष्ट्र बनाना। हाँ, और अब धीरेन्द्र शास्त्री गया, उसके साथ एक और नमूना गया था इस देश का, जो लोगों की कमाई और टैक्स के पैसे पर वाई श्रेणी सुरक्षा लेके चलता है। धीरेन्द्र भी और जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन है, जो कांग्रेस का के में पलने वाला, लोगों की टैक्स पर पलने वाला परजीवी ये सब हैं। ये वो भी गया था, वहाँ करके आया। और अभी करेंटली इस देश के उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, फलाना जगह का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री, जहाँ के भी मुख्यमंत्री हों, जो भी मुख्यमंत्री हों, आप हमें बताएं कि ये क्या करने गए हैं। पूरी ताकत झोंक गोकनिया ये जो गए हैं वहाँ प्रचार करने, ये इनके जाने से कौन सा डेवलपमेंट होगा? क्या शिक्षा बढ़ेगी? क्या चिकित्सा में सुधार होगा? या इनकी जो फौज जाती है वाई श्रेणी जेड श्रेणी सुरक्षा लेकर, वहाँ करोड़ों रुपए फूंक कर, लाखों लीटर तेल और डीजल और गैस फूंक कर ये आएंगे वहाँ से, और केवल इतने कहने, इतना नफरत फैलाने कि हिंदुस्तान, हिंदुओं एक हो जाओ, और हिंदुओं एक हो जाओ तुम लोग, और घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, इनको भगाओ यहाँ से, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र है। इसके अतिरिक्त और किसी के पास कुछ है बंगाल में? और कुछ कोई जाके क्या कहेगा, कोई बताए? तो ये जो आतंकी लोग बाहरी घुसपैठिए हैं, मैं उन घुसपैठियों को घुसपैठिया नहीं कहता हूँ। क्या आज ही घुसपैठिए आए हैं? आज 1948-47 के बाद घुसपैठिए बंगाल में 32-35 साल तक लगभग लेफ्टिस्ट की सत्ता थी, आपकी दाल नहीं गली। और आज आरएसएस के 22,000 विगत एक साल के अंदर 22,000 पल्लवी जी कैंप इन लोगों ने लगाया है, और मुहिम आग सुलगा रहे हैं। और ये कौन हुमायूं कबीर जो वहाँ था, जिसके बहाने से न जाने वो ममता का आदमी है, न जाने भाजपा का है, मैं नहीं एक करने की कोशिश करता, लेकिन एक जबरदस्त आग सुलगाने की कोशिश की गई। कितना बवाल हुआ देश भर में उस पर, हाँ वहाँ बन रहा है,
और ये घुसपैठियों का काम है। और जो है थोड़े दिन में इन्होंने कहा कि बांग्लादेश तो थोड़े दिनों में मुसलमानों का हो जाएगा, और कि इन्होंने इतनी तक नफरत फैलानी चालू कर दी। लेकिन मैं पूरे बांग्लादेशियों को इस चैनल के माध्यम से, अवश्य ही ये चैनल नदिया भी जाता है और सियालदह में भी चैनल जाता है, मेरे पास कई फ़ोन आए वहाँ से, हमारे पास आए हैं कि गांधी जी आप आइए। और मैं जो भी श्रोता है मैं सुनने की कोशिश करता हूँ कि सोच लेना कि यह देश किसका है। यह टैगोर का देश है, रविन्द्रनाथ टैगोर का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है जो बंगाल और उड़ीसा तक रहते थे। ये भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, टैगोर और न जाने कितने लोगों का देश है। ये बैरकपुर की कैंप में रहने वाले मंगल पांडे का मुल्क है। इन नफरतियों के विरुद्ध, इन नफरतियों को इतना सबक सिखाना वहाँ कायदे से, इन नफरतियों को जिन्होंने कुछ नहीं बंगाल के लिए किया है, बंगाल के लिए इन नफरतियों ने कुछ किया ही नहीं है आज़ादी के बाद से। इन नफरतियों ने, और जो इसका दल था जो हिंदू महासभा थी, इसने जो है वहाँ उसी बंगाल में कुछ समय के लिए लीग के साथ समझौता करके सरकार बनाई थी। मैं इन लोगों से आप सबको सतर्क रहने की बात करता हूं। यदि आपको लगता है कि हाँ इन्होंने बंगाल के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, यूनिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मोहब्बत चैन के लिए कुछ भी किया हो तो आप वोट दीजिएगा, अदरवाइज वोट मत देना। तुम्हारी वोट तुम्हारी डेमोक्रेसी की हिफाजत और कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत तय करेगा। नरेंद्र मोदी जहां खड़ा है उस पल्लू में वोट मत डालना। हिंदुस्तानियों और बांग्लादेश के जहां राष्ट्रवाद की पहली किरण, जहां विवेकानंद जैसे लोग थे, नहीं हम आज इजहार करेंगे, उनका भी काम है। हम कह रहे हैं कि वोट हम अपने आधार पर वो भी मांगते हैं, इनको वोट तो सभी मांगते हैं। हम अपने जो अच्छा व्यक्ति है उसके लिए हम निवेदन तो करेंगे ही कि इनकी ये मेरिट है, इन्होंने केवल नफरत फैलाने के अतिरिक्त बंगाल के अंदर कुछ नहीं किया है। इनको आप विवेकमंद, कह तो रहा हूं कि सोच समझ के दीजिएगा, आप दीजिए तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, अपना राइट, जो रिलीजियस राइट है, हेट को नफरत दावत दीजिए। मैं वोट बक्सा में देने नहीं जा रहा हूं। ये सब लोग कहते हैं मुझे वोट दीजिए, इनके अंदर एक कमी हो, मुझे करना होता। और मैं यदि बंगाल जाऊं मुझे जाने नहीं देंगे। मैं बिना बताए बंगाल जाऊं, इनका सच का मुझे कुछ नहीं कहना है। नरेंद्र मोदी का सच कहूंगा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के पास बैठ कर देंगे, एक अच्छा सत्य हो, एक कामयाब चीज हो इनके पास, तो केवल बताएं कि हाँ हमारे पास ये चीज है। इनके पास कुछ है ही नहीं है, नफरत फैला रहे हैं बंगाल के अंदर। एक बेहतरीन व्यक्ति, हिंदुस्तान की पॉलिटिशियन जिसका 40 साल का कैरियर सदनों के अंदर 35 साल का चला गया, जो रेल मिनिस्टर जैसी मंत्रालयों में थी और केंद्र की सरकार से और बंगाल तक, जिनको कौन नहीं जानता है दीदी जी को, उनके विरुद्ध अनाप शनाप आपकी टीम जाके जो नफरत का जहर उत्तर प्रदेश में उगलने वाले लोग हैं, यही लोग बंगाल में क्या करने गए हैं। 12 बरस 15 बरस तक किस खंडहर में थे। बंगाल की चिंता इतनी थी, घुसपैठियों का, रोहिंग्यों का, मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई थी तो जले गए होते। वहाँ एकता स्थापित नहीं कर सकते थे। नोआखाली में पहुंचकर वो गांधी कर सकता था, आप नहीं कर सकते हैं। एकता की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहाँ है राष्ट्रवाद? नेशनलिज्म कहाँ है? नेशनलिज्म, मुसलमान को एक्सपेल करके नेशनलिज्म हिंदुस्तान का चलेगा? कोई राष्ट्र और हिंदुस्तान और इसका राष्ट्रवाद और राष्ट्र, मुसलमान के बिना तो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की हिंदुस्तान की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं ये कहने की कोशिश करता हूं। बंगाल में चुनाव है, सारी सरकारें अपना हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक जागरूक ईमानदार नागरिक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि आप अपना वोट देने से पहले ये सोचें कि आप जिस पर बटन दबा रहे हैं वो आपका भविष्य सुरक्षित कर पा रहा है या नहीं। फिलहाल मेरा ये भी मानना है कि सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए, बिल्कुल। ये बात मैं एडमिट करता हूं कि सत्ता किसी अच्छा व्यक्ति उससे बेहतरीन मिले तो अवश्य उसका विकल्प चुनना चाहिए। लेकिन ऐसा न हो कि आप विकल्प अच्छा चुनने के अभाव में किसी नफरती को सत्ता दे दीजिए, जो रात दिन हिंदू मुसलमान करता हो, जो मंदिर मस्जिद करता हो, जो मुसलमान के अतिरिक्त, जो उसके पास अंधविश्वास पाखंड के अतिरिक्त कुछ हो ही ना। तो ऐसा नहीं है पल्लवी। ये इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जब आप अपना बटन दबाने जाएं, जब आप ईवीएम का बटन दबाएं तो आप ये सोच कर दबाएं कि ये बटन आपके बच्चों का भविष्य है, ये बटन आपका कल है। तो बटन दबाने से पहले सिर्फ कुछ
चंद लाभ के लिए बटन मत दबाइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बटन दबाइए। पल्लवी, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ इस पर, हमारे उस पर जो है अभी आज इनकी एक अमर उजाला में तस्वीर छपी है, कैबिनेट की तस्वीर है, महिला बिल के ऊपर है, महिला रिजर्वेशन के ऊपर कैबिनेट की अहम बैठक में तस्वीर दिखाया गया है। ये अमर उजाला की वो है, हम यहाँ दिखा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, मैं समझ गई। आप इसको, अहम बैठक हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी बैठे हैं बीच में, मिडल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और साइड बाय साइड दोनों डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर बैठे हैं। उसमें गांधी की स्केचिंग तस्वीर लगी है, स्केच तस्वीर है गांधी की लगी है, उसके नीचे चेयर पर बैठे हैं। मैंने इनको एक चिट्ठी लिखी आज, नरेंद्र मोदी को लिखी है, इसको दिखा जरूर दीजिएगा। ठीक है। आप बात करते हैं, जब बात आप करें, लखनऊ में आए थे, 250 करोड़ रुपए का एक प्रेरणा पार्क बनवाए थे जिसमें तस्वीर लगाए थे आप दीनदयाल उपाध्याय का, अटल बिहारी वाजपेयी का, और जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर लगी थी। आप बात करते हैं पूरे चौराहों पर, भवन पर, मकान पर, सड़क पर, इन्हीं तीनों को, हिंदुस्तान के अंदर इन्हीं तीनों की तस्वीर लिख रहे हैं। और हिंसा, असत्य और हिंसा आपका मार्ग है। मैं नहीं कहता हूं, जो आपका पास्ट है वो अतीत बताता है। और आप गांधी की तस्वीर लगा रहे हैं ऊपर। आपको गांधी की तस्वीर बहुत अच्छा है, आपका अधिकार है लगाने का। थोड़ा रत्ती भर गांधी के कदम पर चल लेते, थोड़ा सा चल लेते। जब लखनऊ में आके प्रेरणा पार्क आप 250 करोड़ का बना रहे थे, 250 विद्यालय जो बंद, 90,000 विश्वविद्यालय आप बंद किए हैं, 250 विश्वविद्यालय, कम से कम 250 करोड़ में 250 विश्वविद्यालय तो कंटिन्यू साल भर चलते, सारा वेतन आज दिया जाता। उस पर आप गांधी क्यों नहीं, आप उस पर अटल बिहारी वाजपेयी की लगवा लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगवा लेना चाहिए था, आपको दीनदयाल उपाध्याय की लगवा लेना चाहिए था। गांधी पर इतना अधिकार और अधिकार के साथ आप लगाते हैं तो गांधी के रत्ती भर कदमों पर चलना सीखिए नरेंद्र मोदी। ये हिंदुस्तान उसी महापुरुष का है, गांधी का है, अंबेडकर का है, और भगत सिंह का है, और सुभाष चंद्र बोस का है, अशफाकुल्ला का है, चंद्रशेखर का है। इन लोगों का ये देश है। और यहाँ सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, जिसको आप बराबर कुचलने की कोशिश करते हैं, आपके लोग करते हैं, ये हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों की आत्मा का विषय है। ये गांधी भगत और जो है सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के दिल से निकला सेकुलरिज्म और सोशलिज्म है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आत्मा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, अब भी इस मुल्क को मैं प्रार्थना पूर्वक कहता हूं कि आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको मुस्कुरा के चलाना चाहिए। कोई जरूरी है कि बंगाल भी आपके हाथ में, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बंगाल हमेशा जो है ममता बनर्जी के हाथ में रहे, लेकिन किसी बेहतरीन व्यक्ति को ले जाइए। है कोई बेहतरीन व्यक्ति, मोहब्बत का अमन चैन फैलाने वाला आपके कुनबे में कोई एक व्यक्ति हो तो बता दीजिए। सब तहस नहस करने वाले लोग हैं। बंगाल में चुनाव है और हमारी नज़र उस चुनाव पर है। अगर आप चाहते हैं कि हम बंगाल पर कवरेज करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। हम कोशिश करेंगे, प्रयास ज़रूर करेंगे कि हम बंगाल की राजनीति पर कवरेज करें। बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पल्लवी।